नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका दृष्टि पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग मेंस आंसर राइटिंग के लिए एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप देख पा रहे होंगे बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ समस्या क्या है। आप जानते हैं कि भारत सहित विश्व के अनेक राष्ट्र परंपरागत ईंधनों की कमी होने की वजह से संभावित समय आप जानते हैं कि परंपरागत ईंधनों की कमी होने को है। ऐसे कंडीशन में अनेक राष्ट्र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर उन्मुख हो रहे हैं और इससे संबंधित वर्तमान में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमारे सामने निकल के आ रही हैं। प्रीवियस हमने सेशन में एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस किया था, हाल ही में समाचारों में रहा शब्द डार्क पैटर्न किससे संबंधित है। मैक्सिमम दोस्तों ने इसका सही उत्तर दिया है। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? उपयोगकर्ता इंटरफेस तकनीकी है, जिसके माध्यम से जो कॉरपोरेट कंपनियां हैं वो एक प्रकार से उपभोक्ताओं को बेवकूफ बनाने का काम करती हैं। तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। टुडेज आर्टिकल क्या है दोस्तों? द प्रॉब्लम विथ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल जिस तरीके से दोस्तों हो रहा है, ये तो लाभ की स्थिति है ही है, लेकिन लाभ के साथ साथ कई सारी चुनौतियां भी हमारे सामने हैं, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए उससे पहले आपके लिए एक सूचना है दोस्तों, राजस्थान पीसीएस के लिए प्रीलिमिनरी 2023 के लिए करंट अफेयर्स का कोर्स वो लॉन्च किया गया है। लाइव ऑनलाइन चलेगा दोस्तों। दृष्टि लर्निंग ऐप द्वारा आप लोग इसको डाउनलोड कर रही है और डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि लाइव क्लासेस चलेंगी। आरएस के लिए प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स की लाइव क्लासेस चलेंगी और कक्षाएं आरंभ हो जाएंगी 10 जुलाई से। एडमिशन ओपन हो गया है 10 जुलाई से, ये एडमिशन आज के दिन से ओपन हो गया है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो नंबर दिया गया है इसके ऊपर फोन कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। वहीं यूपीपीसीएस मेंस आंसर राइटिंग के लिए जीएस पेपर 5 और 6 को ध्यान में रखते हुए एक जो है एडमिशन ओपन किया गया है। लाइव ऑनलाइन क्लास चालू होगा। दृष्टि लर्निंग ऐप आप लोग डाउनलोड करिए, लाइव ऑनलाइन क्लास आपको प्राप्त होगा। एडमिशन आपका 10 अगस्त से स्टार्ट होगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो नंबर दिया गया उसके ऊपर फोन कॉल करके पता कर सकते हैं। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो एक प्रकार से लाभकारी स्थिति है समस्त वैश्विक स्तर पर देशों के लिए, तो कुछ उसके साथ साथ चुनौतियां, कुछ समस्याएं भी हमारे सामने हैं। हाल के वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके लाभ के साथ साथ कुछ समस्याएं भी दिख रही हैं। अब हम लोग पहले लाभ जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे सामने लाभ क्या है। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित अगर कोई टॉपिक आता है तो उससे संबंधित आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल का जिस तरीके से व्यापक स्तर पर भारत सहित वैश्विक स्तर पर जब प्रयोग हो रहा है इसका, तो ऐसे कंडीशन में हमारे लिए यह जानना बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको जानिए कि लाभ क्या है। पर्यावरणीय लाभ इससे होता है। आप जानते हैं कि पर्यावरण में एक प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है, जो परंपरागत ईंधन का इस्तेमाल करके हम लोग कार ड्राइव करते हैं, चलाते हैं, या कारों में या अन्य किसी इंजनों में अगर इस्तेमाल किया जाता है परंपरागत ईंधन का, तो उससे ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन होता है, खासकर कार्बन का इमिशन होता है। और ऐसे कंडीशन में जो जलवायु परिवर्तन है वो कहीं न कहीं जलवायु परिवर्तन में कारक की फैक्टर, सहायक कारक की भूमिका निभाता है। तो ये कहा जा रहा है कि इससे पर्यावरणीय लाभ होगा, वायु प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से कम होगा और शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्रोत्साहित करता है। ये भारत ने नेट जीरो इमिशन की अवधारणा दोस्तों 2070 तक रखी है और ऐसे कंडीशन में कहा जा रहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के अगर व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है तो नेट जीरो की जो अवधारणा है उसकी पूर्ति करने में, उसको पूरा करने में भारत सक्षम हो सकेगा। तेल की आयात में कमी की बात की जा रही कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर इस्तेमाल हम लोग व्यापक स्तर से अपने राष्ट्र में करते हैं तो तेल की जो कच्चे तेल का आयात करते हैं हम लोग खासकर अरेबियन कंट्री से, वहां से तेल की आयात में कमी हो जाएगी। और दोस्तों आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, अगर तेल की आयात में कमी की जाएगी तो जो आयात आपका बढ़ जाता है, एक प्रकार से आयात व्यापक स्तर से हम लोग कच्चे तेल को खरीदते हैं, तो वो आयात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और आयात कम होने से, कच्चे तेल की आयात कम होने से दोस्तों आप जानते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और भारत सरकार को एक प्रकार से राजकोषीय मैनेजमेंट करने में बेहतरी होगी। तो आप जानते हैं कि आयात कम हो जाएगा तो सीएडी भी कम हो जाएगा। चलिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंगीकरण को गति देने में बैटरी प्रौद्योगिकी और अवसंरचना में प्रगति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में कई सारे जो है
अत्याधुनिक बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है, खासकर लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि बैटरी प्रौद्योगिकी और अवसंरचना में प्रगति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अधिक कुशल और सस्ती बैटरियों के विकास ने इलेक्ट्रिक वाहनों की ड्राइविंग रेंज को बढ़ा दिया है। ड्राइविंग रेंज का मतलब क्या है दोस्तों, कि जितना आप चार्ज करते हैं और उस चार्ज करने के संदर्भ में कितने किलोमीटर तक आप यात्रा कर सकते हैं, इसको अत्यधिक कुशल और सस्ती बैटरियों ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक वाहनों की ड्राइविंग रेंज को बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये लाभ की स्थिति है। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के समक्ष विद्यमान चुनौतियां कौन कौन से हैं। पहली चुनौती दोस्तों ये है कि बैटरी प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला, सबसे इंपॉर्टेंट चुनौती ये है आपके सामने, श्रृंखला दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, इसको आप लोग मेंशन करिए। सबसे इंपॉर्टेंट चुनौती ये है कि आप लिथियम आयन बैटरी में व्यापक स्तर से आप जानते हैं कि खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आवश्यकता होती है। ऐसे कंडीशन में भारत अभी भी लिथियम का क्या करता है, इंपोर्ट करता है। और ऐसे कंडीशन में दोस्तों जब लिथियम आयन बैटरी का अत्यधिक इस्तेमाल किया जाएगा तो भारत को जो विशिष्ट खनिज है और दुर्लभ मृदा है उनकी प्राप्ति कैसे होगी, ये एक चुनौती है भारत के सामने। भारत वर्तमान में बैटरी निर्माण के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर है। दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत में अभी हाल फिलहाल में एक कौन सा स्टेट है जहां पर लिथियम की व्यापक भंडार की प्राप्ति हुई है। पिछले 2-4 महीनों में ये न्यूज आया हुआ था। तो और दूसरी बात यह है कि बैटरी के खराब होने के बाद निपटान की समस्या, सबसे बड़ी चुनौती तो यही है ना कि लिथियम आयन बैटरी अगर खराब हो जाती है तो उसको एक प्रकार से निपटाने की क्या एक प्रकार से रणनीति हमारे पास है। क्योंकि ये पर्यावरणीय एक प्रकार से क्षति को पहुंचाता है और डिग्रेडेबल ना होने की वजह से ये कहा जाता है कि दोस्तों व्यापक रूप से पर्यावरणीय क्षति को पहुंचा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे सामने बैटरी के खराब होने के बाद में निपटान की समस्या जो हमें दिखाई पड़ती है वो एक जटिल समस्या है। उच्च आरंभिक लागत, परिवहन पारंपरिक वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की अग्रिम लागत अपेक्षाकृत अधिक है और उसका रीजन क्या है, महंगी बैटरियां। आप जानते हैं कि महंगी बैटरी प्रौद्योगिकी की वजह से एक प्रकार से आप देखेंगे कि इस तरीके के वाहन को खरीदना काफी उच्च लागत के साथ हमें दिखाई पड़ता है। सीमित चार्जिंग अवसंरचना, जहां आप जानते हैं कि भारत में मैक्सिमम क्षेत्रों में अभी हालांकि लाइट की व्यवस्था तो अब दूर दराज गांवों तक हो चुकी है, लेकिन ऐसे कंडीशन में कहा जाता है कि लाइट पहुंचने के बाद में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ती है क्या वो अभी स्थापित हो चुका है। तो व्यापक स्तर से अभी शहरों के लेवल पे अगर देखा जाए, शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इसकी कमी दिखाई पड़ती है। तो भारत में चार्जिंग अवसंरचना की अभी भी विकास के आरंभिक चरण में है और प्रमुख शहरों में ही केंद्रित है। जैसे जो प्रमुख शहर हैं, दिल्ली है, मुंबई है, या फिर जो प्रमुख शहर है वहां ही सीमित है। अभी व्यापक स्तर से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक प्रकार से चार्जिंग स्टेशन है उसकी कमी दिखाई पड़ती है। अब बात करें इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सरकारी पहलें कौन से हैं दोस्तों, तो पहली योजना आपको डायरेक्ट मेंस में मेंशन करना है, चाहे स्टेट पीसीएस का हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो, दोनों में आपको मेंशन करना है। एक स्कीम है फेम स्कीम सेकंड के माध्यम जिसका फुल फॉर्म क्या है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। ईवी के लिए अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए निर्माताओं के लिए और खरीदारों के लिए प्रोत्साहन करता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को आप लोग क्या करो, अधिक से अधिक उसका उत्पादन करो। दूसरा, इन प्रोत्साहनों में सब्सिडी भी दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, कुछ कर छूट भी दिया जाता है, कर छूट भी दिया जाता है, सड़क कर और पंजीकरण शुल्क से भी छूट शामिल है इसमें। तो सरकार द्वारा व्यापक स्तर से इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोड्यूस करने के लिए, उत्पादन करने के लिए जो निर्माता हैं और जो खरीदार हैं उनको प्रोत्साहित किया जाता है फेम स्कीम के तहत। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान भी अपनाया गया। दूसरा, उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना भी सरकार द्वारा अपनाया गया और इसके माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों और उसके घटकों के विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया गया कि जो भी इलेक्ट्रिक वाहन के जो घटक हैं, कंपोनेंट है, उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्रकार से सहायता दी जाएगी। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव के माध्यम से यह बात सामने आई है। और उसकी बात की जाए वाहन स्क्रैपिंग नीति, दोस्तों आप जानते हैं कि अभी दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला भी चलाया गया था। आपको पता होगा कि एक प्रकार से प्रदूषण को कम करने के लिए पुराने वाहन हो जाते हैं तो ऐसे कंडीशन में अत्यधिक कार्बन का एमिशन करते हैं और पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की व्यवस्था वाहन स्क्रैपिंग नीति के माध्यम से की गई और यह कहा गया कि अगर व्यापक स्तर से सरकार
पुराने, खासकर जो 20-25 साल पुराने वाहन हो गए हैं, उनको अगर स्क्रैपिंग करती है तो कहीं ना कहीं पर्यावरणीय शुद्धता होगी। गो इलेक्ट्रिक अभियान भी चलाया गया सरकार द्वारा। उद्देश्य है इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग अवसंरचना के लाभों के बारे में जागरूकता प्रदान करना, लोगों को बताना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का अधिक से अधिक अगर इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके आसपास का वातावरण बिल्कुल शुद्ध रहेगा और शुद्ध वायु के साथ हम लोग जी पाएंगे। तो ये सरकार का उद्देश्य था। अब हम लोग आज टुडे अभ्यास की बात करते हैं, प्रश्न की बात करते हैं। फेम योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपका विकल्प है ए वृद्धों की सहायता हेतु, विकल्प बी विकलांगों की सहायता हेतु, विकल्प सी सभी राष्ट्रीय खिलाड़ियों को ओलंपिक खेल हेतु प्रोत्साहन, विकल्प डी इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण हेतु प्रोत्साहन। आपको दोस्तों बताना इसमें से कौन सा उत्तर सही है। और मुझे आशा है दोस्तों कि आज आपको ये सेशन बेहद पसंद आया होगा और जिस तरीके से आप दोस्तों इंगेज हो रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे हैं और इस कार्यक्रम को लगातार देख रहे हैं। और मुझसे आज जुड़ने के लिए, आज मुझे देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले नए सेशन में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।